बजट को लेकर आज क्या कुछ होना है। मध्य प्रदेश विधानसभा में पहली बार पेपरलेस बजट पेश होगा। विधानसभा में राज्य का बजट पेश होगा। यह बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की थीम पर होगा। बजट पर आगामी नगरीय निकाय चुनाव की छाप दिख सकती है, क्योंकि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव भी सामने है। सरकार शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी घोषणाएं भी कर सकती है। 10 से 12% जो डीए बचाए कर्मचारियों का, उसको लेकर भी फोकस हो सकता है। किसी एक सेक्टर को ज्यादा फंड नहीं दिया जाएगा, सब पर बराबर फोकस होगा, ऐसा बजट में देखा जा रहा है। और जिन फंड्स में केंद्रीय मदद ज्यादा है वहां ज्यादा प्रावधान हो सकते हैं। साथ ही किसान और रोजगार और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ये सरकार का फोकस रहने की उम्मीद दिख रही है, क्योंकि सीएम और वित्त मंत्री दोनों इस बात को कह चुके हैं। और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी बात यह कि एक पेपरलेस बजट पहली बार पेश होगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सदन में करीब 2,40,000 करोड़ का अनुमानित बजट पेश करेंगे, जिसमें किसानों के लिए अलग अलग योजनाओं के तहत करीब 30,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा हो सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार किसान सबसे ज्यादा फोकस में है। और बजट में कोई नया कर लगाने की फिलहाल संभावना बेहद कम है, क्योंकि ऑलरेडी प्रदेश की जनता कर के बोझ तले दबी हुई है। और इसके अलावा अगर हम बात करें शिक्षा और रोजगार के लिए भी, तो भारी भरकम प्रावधान किए जा सकते हैं। और खबर यह मिल रही है कि कैबिनेट की बैठक भी शुरू हो गई है। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक बजट से पहले कैबिनेट में बजट यहां रखा जाएगा और उसके बाद सदन के अंदर पहुंचेगा। चलिए, कैबिनेट की बैठक है। बैठक के साथ साथ हम लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। हमारे साथ और भी मेहमान हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे इसे लेकर, बजट को लेकर। अर्थशास्त्री कन्हैया आहूजा हमारे साथ हैं। कन्हैया जी, स्वागत है आपका। और अपराजिता पांडे जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस की, वो भी हमारे साथ, आपका भी स्वागत। केजी पाठक साहब, बीजेपी प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं इस डिबेट की शुरुआत करूं, केजी पाठक साहब आपसे करूंगा। शायद मैं समझता हूं कि एक बड़ी क्षति पार्टी के लिए भी है, फिर उसके बाद मैं बजट पर आता हूं। देखिए, आज मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के लिए, पूरी संसद के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी ही दुखद सूचना आई है और आंखें नम है मध्य प्रदेश की। हृदय द्रवित है, हृदय सबका आज रो रहा है कि उसने एक जन नेता, जन रक्षक नेता नंद कुमार चौहान जी को खो दिया है। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के लिए तो यह अपूर्णीय क्षति है ही, लेकिन प्रदेश और देश के लिए भी यह क्षति है। नंदू भैया जैसे नेता इस धरती पर दोबारा नहीं जन्म लेते, वो एक बार ही आते हैं। और निश्चित तौर पर नंदू भैया जो हम सबके लिए अपने राजनीतिक जीवन के माध्यम से यादें छोड़कर गए हैं, उन यादों को न सिर्फ हम सहेज कर रखेंगे, बल्कि उनके दिखाए हुए मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। यही उनके प्रति आज हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जी, अपराजिता जी। जी, अब मेरी आवाज पहुंच रही है अपराजिता जी आपके पास? जी, अब आपकी आवाज आ रही है। जी, कांग्रेस ने भी ट्वीट किया और कई बड़े नेताओं ने ट्वीट किया, एक अपूर्ण क्षति बताया है। मैं इसके बाद आगे बढ़ूंगा डिबेट पर, क्योंकि एक बड़ी क्षति पार्टी के लिए भी है और तमाम नेता उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी और हम सबकी ओर से श्रद्धांजलि। जिस तरीके से आपने देखा कितने ट्वीट्स आए हैं, और ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिसमें पूरे प्रदेश के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए ये बहुत ही दुखद घटना है। जी, चलिए मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। और सबसे पहले मैं आहूजा साहब, आप इसे जानना चाहूँगा, प्रदेश में आज एक उम्मीद जागेगी, कितनी जगेगी, किस किस सेक्टर में जगेगी, कौन कौन लोग लाभान्वित होंगे, ये 1-1.5 घंटे बाद साफ होगा। क्योंकि जब वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि इन चेहरों पर हंसी आती है, खुशी आती है, और कहाँ कमी पेशी देखी जाएगी वहाँ भी लगातार विपक्ष का भी उस पर फोकस रहेगा ही। बतौर अर्थशास्त्री आप क्या सोच रहे हैं कि मध्य प्रदेश के लिए फिलहाल किस सेक्टर में ज़रूरत है? कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं या विभाग हैं या योजनाएं हैं जो प्रदेश को आगे ले जा सकती है, और वो बड़ी उम्मीद आप सरकार से करते हैं?
सबसे पहले तो मैं नंद कुमार चौहान जी के निधन पर अपनी संवेदना प्रस्तुत करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। और इस बजट में मध्य प्रदेश सरकार, देखिए मैं आपको दो तीन चीज़ें बहुत स्पष्ट बताना चाहूँगा कि किसी भी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कुछ सेक्टर्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिन पर हर कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे सेंटर में गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट पे गवर्नमेंट, उनको उन मुद्दों पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले हमें यदि विकास को आगे लेके जाना है तो रोज़गार को हमको देखना पड़ेगा कि सबको रोज़गार मिले, युवाओं को रोज़गार मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। कृषि हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। यदि हम पिछले बहुत सालों को देखें तो कृषि कर्मठ अवार्ड हमको 5 बार मिला है और कृषि ने हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत बल दिया है। एक समय हमारा राज्य हुआ करता था बीमारू राज्य, उस बीमारू राज्य को आज एक विकसित राज्य में यदि हम बदल पाए हैं तो उसमें कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। तो अब कृषि हमारी बहुत सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो कृषि में, ये भी हम चाहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। लेकिन कोविड-19 ने शायद हर सरकार के लिए बहुत मुश्किलें पैदा की है। और यदि हम आर्थिक सर्वेक्षण को देखें मध्य प्रदेश शासन के, तो हमारी पर कैपिटा इनकम लगभग 4,800 रुपए के आसपास कम हुई है। ये बहुत बड़ी एक कमी है पर कैपिटा इनकम में। और मध्य प्रदेश शासन का जो राजस्व है, यदि हम आर्थिक सर्वेक्षण की तरफ ध्यान दें तो हमारा जो राजस्व वो उसमें भी लगभग 8.05% कमी आई है। तो किसी भी शासन के लिए उसका राजस्व कम हो रहा है, उसके पास कोविड-19 ने बहुत हैम्पर किया इकोनॉमी को। इस तरह की इकोनॉमी को रिवाइव करना, इस तरह की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना, भारत की तरफ लेके जाना। जब बजट के लिए पेश करने से पहले जब निकल रहे थे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, क्या कुछ उन्होंने कहा बजट को लेकर, क्या फोकस था उनका? जरा एक बार उन्हीं से सुन लेते हैं। बजट में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की पूरी झलक मिलेगी सभी वर्गों के लिए, चाहे वो विद्यार्थी हो, किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, सभी वर्गों के लिए यह बजट बहुत अच्छा बजट होगा, बेहतर बजट होगा। हाँ, 2 लाख से ज्यादा टैक्स में कोई छूट मिलेगी की बात कर रही है कि अभी 1.5 घंटे बाद सारी स्थिति सामने आ जाएगी। चलिए, अभी 1.5 घंटे के बाद सारी स्थिति सामने आ जाएगी, ये वित्त मंत्री जी ने साफ कर दिया। लेकिन आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की तरफ ज्यादा फोकस है उनका। और कल भी जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि बजट अच्छा होगा और आत्मनिर्भर होगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज बजट पेश करने वाले हैं। हमारे साथ उनकी धर्मपत्नी मौजूद है। मैडम, आज बजट आ रहा है और आपने नाश्ता चाय सब बना के खिलाया होगा मंत्री जी को, लेकिन गैस महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है, रसोई महंगी हो गई है। गृहिणियों की आपसे ज्यादा उम्मीद है, मंत्री जी से तो है ही, लेकिन आपसे भी उम्मीद है कि आपने कुछ सुझाव दिए होंगे। हाँ, बिल्कुल मैंने सुझाव दिए हैं और उस पर अमल किया है। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो बहुत संवेदनशील हैं माताओं और बहनों को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर रात दिन वो उसी के बारे में विचार करते रहते हैं। अब देखिए, हर कार्यक्रम में उन्होंने मतलब माता बहनों को इतना आदर दिया है कि कन्या पूजन का उन्होंने रखा है कि भाई कोई भी सरकारी कार्यक्रम यदि हो तो सबसे पहले कन्या पूजन होगा। तो बताइए उन्होंने कितना सम्मान दिया है। तो जरूर वो उनकी समस्याओं का भी उन्होंने निराकरण किया ही होगा। मतलब आपको उम्मीद है कि वित्त मंत्री जी जो गृहिणी है और उनका जो किचन है उसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल 100% ध्यान रखा उन्होंने। अच्छा, तो मतलब कुछ रियायतें मिलने वाली है? बहुत, अभी 1 घंटे बाद पता चल जाएगा। 1 घंटे बाद जी। अच्छा, ये बताइए कि आपने क्या कुछ सुझाव दिया होगा कि प्रदेश की जनता को उससे राहत मिले? दिया है, मैंने भी अपनी थोड़ी बहुत जो 2-4 सुझाव हैं वो दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल जरूर हम इस पर विचार करेंगे। तो ये थे जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री की धर्मपत्नी, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने भी कई सुझाव दिए, लेकिन एक बात उन्होंने साफ कही है कि गृहिणी और रसोई दोनों का जो बजट है उसको कम करने के लिए उन्होंने जरूर वित्त मंत्री से आग्रह किया है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। चलिए, सुझाव तो जरूर दे दिए, लेकिन 5 दिन में 50 रुपए भी गैस पर बढ़े हैं, गैस के दाम भी बढ़े हैं, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। मैं आपके पास आता हूं KG पाठक साहब। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का क्या फोकस रहेगा? क्या केवल बेरोजगार इसमें है? क्या इसमें उद्योग है? क्या इसमें स्ट्रीट वेंडर है? कुछ समझ नहीं रहा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का मतलब क्या? मध्य प्रदेश किधर जाने वाला? या मध्य प्रदेश पहले खुद खड़ा होगा, फिर जनता खड़ी होगी, या पहले सरकार खड़ी होगी? देखिए, अभी पिछले ही दिनों हमने केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का बजट देखा। उसमें जिस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत बनाने की परिकल्पना पेश की गई और उसको लेकर
बजट में काफ़ी नए प्रावधान किए गए। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश विधानसभा में आज भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश किया जाने वाला बजट उसी दिशा में कदम ताल करने वाला होगा। आत्मनिर्भर भारत से अभिप्राय यह है कि हर सेक्टर में हम आत्मनिर्भर बने, चाहे मोबाइल सेक्टर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर हो, या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं हो, शिक्षा हो। ना सिर्फ हम आत्मनिर्भर बने बल्कि उसके माध्यम से हम देश में वो लकीर या लाइन खींचने का प्रयास करें जो हमें आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। यह बजट जो होगा वित्तीय योजनाओं के साथ हमें बाजारों पर भी बढ़ावा देने वाला साबित होने वाला है। साथ में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की कल्पना को लेकर जो स्वप्न नरेंद्र मोदी जी ने देश भर के लिए देखे हैं, मध्य प्रदेश उसमें सहायक बनेगा। आज शिवराज सरकार और हमारे वित्त मंत्री जगदीश जेवड़ा जी उसी दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं। राजस्व का विस्तार कैसे हो, पर्याप्त प्रवाह बनाए रखना, यही भी इस बजट का उद्देश्य होगा। साथ में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को हम चिन्हित करेंगे और उन पर किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए, उस सकारात्मक दिशा में भी यह बजट आगे बढ़ेगा। हमारी पिछली सरकार में जो बजट पेश किया गया था उससे लगभग 2 गुना से भी बड़ी राशि का प्रावधान इस बजट में किया जा रहा है। आप देखिए केंद्र सरकार ने किस प्रकार स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करने के लिए बजट में नए प्रावधान किए हैं। उसी दिशा में मध्य प्रदेश में भी जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, मूलभूत सुविधाएं हैं, ना सिर्फ उनको बढ़ावा मिलेगा बल्कि हम किस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन को 7.5 करोड़ जनता जनार्दन को प्रेरित करके आत्मनिर्भर बनने के लिए और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। उस दिशा में भी यह मील का पत्थर साबित होने वाला है। यह बजट बहुआयामी होने के साथ साथ की क्या परिभाषा दे रही है बजट भी केंद्र होगा से लेकर प्रदेश तक? देखिए, जिस सरकार ने लाखों करोड़ों के कर्जे में सौंपा था मध्य प्रदेश हमें, वो बजट की क्या बात करेगी। ये ऐसा कोई मापदंड नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है जिसमें ये सरकार विफल नहीं हुई है। चाहे आप कुपोषण देख लीजिए, कुपोषण में मध्य प्रदेश आगे, महिला अपराध में मध्य प्रदेश आगे, किसान अपमान में आगे, सबसे ज़्यादा मंडियां मध्य प्रदेश में बंद हुई। ये बजट की बात करते हैं, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, बड़े बड़े चीज़ों की बात करते हैं, हम ऐसा करेंगे। अरे ये सरकार वो सरकार है जो अधिकारियों को तनख्वाह तक नहीं दे पा रही है कर्ज लिए बिना। जो बात ये लोग पैसे की बात करते हैं, जो भी राशि का उपलब्ध करते हैं, वो सारा खर्चा अपने प्रोपेगेंडा में कर देते हैं। पेट्रोल और डीजल को अभी भी जीएसटी के अंतर्गत नहीं लाया गया। कमलनाथ जी की सरकार 1 रुपये प्रति यूनिट बिजली दे रही थी, उसको इन्होंने 7 रुपये प्रति यूनिट कर दिया। बात करते हैं हर चीज में कि हम ये सुधार लाएंगे। 15 साल में तो कोई सुधार आया नहीं, आगे भी आप देखेंगे कि कोई सुधार आने की कोई संभावना दिख ही नहीं रही है जब मध्य प्रदेश इतना कर्जे में डूबा हुआ है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अनियन प्याज का उत्पादन होता है, पर हमारे मध्य प्रदेश में आज आप देख रहे हैं प्राइसेस आर स्काई रॉकेटिंग। ऐसा क्यों है? ये लोग, रेणु जी बात कर रही थी महिलाओं के लिए अच्छा बजट साबित होगा। अरे किस तरीके से होगा? कमलनाथ सरकार में 28 से 51 हजार कन्या राशि कर दी थी, आपने फिर उसको 28 कर दिया। इन सब चीजों से साफ दिख रहा है कि घर, किचन, महिला गृहिणी, इनका कितना उसकी तरफ ध्यान है और कितनी विशेष ध्यान ये उन लोगों का रख रहे हैं। रीवा की घटना जो हमने देखी, सड़क किस प्रकार से बदहाल है, वो भी सबको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पर प्रति व्यक्ति की मध्य प्रदेश में आय 4870 रुपए घटी है। विकास दर 3.37% घटा, औद्योगिक विकास 3.90% घटा, राजस्व प्राप्ति 8.05 कम हो गई। और आप बात करते हैं कि बजट आत्मनिर्भरता लाएगा। कैसे लाएगा जब आपके पास एमपी में पर कैपिटा इनकम इज डाउन बाय 4.7%, पब्लिक डेट राइज हो रही है। ये मैं नहीं कह रही, ये सारे आंकड़े आज के मध्य प्रदेश की जीडीपी 3.37% रह गई है, इसकी गिरावट आई है। सवाल ये है कि हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, और साथ ही साथ रोजगार, बेरोजगार, प्रशासन, शासन और साथ ही साथ कर्मचारियों की बात करते हैं। क्या आपको लग रहा है कि अब ऐसा कोई कदम होगा, इस बजट में ऐसा कोई प्रावधान होगा, फिर वही चुनाव जो है बिजली सड़क पानी के मुद्दे पर ना लड़े जाएं, कम से कम ये तो ठीक हो जाए?
देखिए विजय जी, मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश और देश की जनता कांग्रेस का जो रुदाली तंत्र है, रुदाली आदत है, उससे आगे बढ़कर सकारात्मक दिशा में भारतीय जनता पार्टी के साथ न सिर्फ देख रही है बल्कि आगे बढ़ रही है। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। जी जी, आप एक मूर्धन्य प्रवक्ता हैं साहब, आप पढ़े लिखे हैं, इसमें रुदाली वाला कोई काम ही नहीं है। वो आईना दिखा रहे हैं, आर्थिक सर्वेक्षण नहीं है क्या ऐसा? आप मुझे बता दीजिए, एमएसएमई उद्योग साल 2019-20 में 3.35% की कमी आई। अब आप कहते हैं कोरोना की वजह से, चलिए साहब ये साल भर भी कोरोना की वजह से निकाल देते हैं। उद्योग विकास दर में आप 3.39% गिर गए। अनुमानित है जो आर्थिक सर्वेक्षण कह रहा है आपका, खनिज में सरकार की आय 27.4% कम हो गई। सिर्फ और सिर्फ बिजली राजस्व बढ़ने के अलावा कुछ नहीं हुआ। आपके पास सरकार चलाने के लिए इनकम कहां से आएगी? सोर्स ऑफ इनकम क्या डेवलप कर रही है सरकार? विजय जी, मैं उसी दिशा में आगे बढ़ रहा था। मैं समझ दूंगा आपको पूरा। देखा है कि कोरोना काल में किस प्रकार से दुनिया और देश की सारी अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं और निश्चित तौर पर भारत ने जिस तेजी के साथ अपनी ग्रोथ को बढ़ाने का काम किया है कोरोना काल के पश्चात, वह पूरे दुनिया भर के देशों में एक सकारात्मक संदेश देने का काम कर रहा है। और भारत की सरकार ने जिस प्रकार से कोरोना काल में हुई उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने का काम किया है, उसने पूरे विश्व को एक दिशा दिखाने का भी काम किया है। जहां तक विभिन्न सेक्टरों की हम बात करें तो निश्चित तौर पर आज भी हम माइनस में हैं, लेकिन पिछले 4, 5, 6 महीने पहले जो हमारा माइनस ग्रोथ रेट था उससे हम बहुत ज़्यादा ऊपर आए हैं और आने वाले 1 या 2 महीनों में हम प्लस में आएंगे। ये सारे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वह इस दिशा की ओर इंगित कर रहे हैं। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात है, हम प्लस में आ चुके हैं और मैं समझता हूँ कि हमारा जो आने वाला बजट है वह नरेंद्र मोदी सरकार की तरह ही आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ रोजगार मूलक बजट भी होगा। जब 2000 चलिए इस पर हम सब बात कर ही रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में आपके साथ पार्टी के साथ, सत्ता के साथ, क्योंकि कांग्रेस कह चुकी है कि उसके साथ अब बीजेपी की लड़ाई नहीं रही, वो तो संगठन से लड़ाई लड़ेगी। तो आने वाले समय में चुनाव है, निगम चुनाव है, पंचायत चुनाव है, तो क्या उस पर फोकस रहेगा इस बजट में? क्योंकि कई बार हमने देखा है चुनाव से पहले जो बजट होते हैं वो एकदम चुनावी बजट साबित हो जाते हैं। देखिए विजय जी, जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमने चुनावी बजट का बहुत ज्यादा प्रावधान नहीं किया है। वास्तव में भारत तो एक चुनावी देश है, एक चुनाव खत्म होता है दूसरा प्रारंभ हो जाता है। ये तो इन चुनाव को ध्यान में रखते हुए हमने देश या प्रदेश को मैंने जब से काम शुरू किया तब से लेकर अब तक तो मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। मतलब बाकी जगह हुआ होगा, लेकिन जिस प्रदेश में मैं रहता हूँ या जिस प्रदेश की मैं बात करता हूँ वहां तो डबल चुनाव मैंने पहली बार देखे थे। अपराजिता जी कुछ कह रही थी, जरा बोलिएगा। हाँ विजय जी, देखिए ये इनकी खासियत है, ये ऐसे ही बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी, आगे ये होगा, आगे ये नहीं होगा। हम तो आपसे बात कर रहे हैं अभी क्या होगा। नरेंद्र मोदी जी का नाम इन्होंने 10 बार यहाँ पे कह दिया और यहाँ मध्य प्रदेश की बजट की बात हो रही है। आप मध्य प्रदेश के आंकड़ों पे बताइए आप कैसे करेंगे जब ये कर्ज में डूबा हुआ प्रदेश है। नंबर 2, ये इन्होंने कहा यहाँ पर कि इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है। भारत में साउथ एशियन कंट्रीज में सबसे ज्यादा कोविड की जो इकोनॉमी हिट हुई है वो इंडिया में हुई है, भारत में हुई है, बिकॉज ऑफ द अनप्रेसिडेंटेड लॉकडाउन। तो ये किन आंकड़ों की बात कर रहे हैं मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आता। सीधा सवाल है, नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया, बहुत अच्छा किया, हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम लिया। आप हमें ये बताइए, जब इतने लाखों करोड़ों में कर्जा में डूबा हुआ है, जब इतने विधायक खरीदे गए और मध्य प्रदेश को बदहाली की ओर ढकेला गया, तो मध्य प्रदेश के बजट में आपके पास जब पैसा ही नहीं है तो ये बड़े बड़े वादे, ये बड़े बड़े झूठे जुमले जनता के लिए क्यों? क्योंकि ये पूरा तो आप कर नहीं पाएंगे जी। और मैंने आपको सारे आंकड़े बता दिए जो कि आपके उन पर बिल्कुल बातचीत करूंगा, क्योंकि अर्थशास्त्री भी हमारे साथ मौजूद है। जवाब देना चाहूंगा मैं बिल्कुल आऊंगा सर, मैं आपके पास आऊंगा, जवाब लूंगा। काफी समय से मैं आहूजा साहब के पास नहीं गया। चलिए आप 20 सेकंड में जवाब दे दीजिएगा, मैं आहूजा के पास जा रहा हूँ। आहूजा जी साहब से काफी समय हो गया, लंबा समय उनके पास नहीं गए, आप जवाब दे दीजिए पाठक साहब। जी जी
विजय जी, ये विधायकों को खरीदने का रोना कब तक रोते रहेंगे? मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा क्षेत्रों की जनता इनके इस दावे को नकार चुकी है। मध्य प्रदेश की जनता ये बोल चुकी है कि जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया था वो मध्य प्रदेश के हित को लेकर दिया था, मध्य प्रदेश के विकास को लेकर दिया था। जहां तक हमारे ये किए हुए वादों की बात है तो निश्चित तौर पर हम जो वादे नहीं करके आए थे वो भी हम पूरा कर रहे हैं। आज अगर देश में प्रधानमंत्री आवास योजना के 5.5 करोड़ घर बनते हैं तो उसमें से 22 लाख घर गरीबों के मध्य प्रदेश में बनते हैं। क्या 22 लाख घरों के निर्माण में ना सिर्फ गरीबों के सिर पर छत आई है, बल्कि उन 22 लाख परिवारों को मनरेगा के माध्यम से हमने रोजगार के साधन भी सृजन करने का काम किया है। आज प्रदेश में गरीब जिस तरीके से गरीबी से बाहर निकलने की ओर बढ़ रहा है, ये समझ के चलूं केंद्र की योजनाओं पर राज्य का फंड ज्यादा रिलीज होगा। देखिए, मैंने पहले भी आपको बोला, यह बजट वास्तव में केंद्र और राज्य के बीच कदमताल स्थापित करने वाला बजट होगा। एक बहुत बड़ी बात मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं। केंद्र सरकार शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए स्टार्स प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रही है, जिसमें से 40% हिस्सा राज्यों को देना है। वह भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए बिल्कुल करेगी। स्वास्थ्य के मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। आज जब वित्त मंत्री जी जब होंगे सदन में तब देखते हैं कि शिक्षा को लेकर, टेक्निकल एजुकेशन को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आप बात करते हैं उसको लेकर क्या होता है। जरा मध्य प्रदेश में जो मेट्रो का प्रोजेक्ट रखा हुआ है, जो मेट्रो का प्रोजेक्ट है उसको लेकर क्या बातचीत होती है? बिल्कुल। एक जरा कम शब्दों में जवाब दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत लंबा समय हो गया, उस समय भी मैं आहूजा जी के पास नहीं जा पाया। शिक्षा की बात कर रहे हैं और जिस तरह स्टार राइजिंग की बात कर रहे हैं, शायद मैं अगर कंफर्म हूं तो आप जो कह रहे थे पाठक साहब स्टार राइजिंग की बात, मैं उसको देख रहा था, पढ़ रहा था, क्योंकि कुछ नए स्कूल्स की आप बात कर रहे हैं। नए स्कूल में क्या स्किल डेवलपमेंट की चीज़ें होंगी क्या? क्योंकि जिन स्कूल्स की आप बात कर रहे हैं या सीएम राइजिंग स्कूल जिसको लेकर बातचीत हो रही है, उनकी कितनी संख्या होगी, कैसे होगी, शिक्षक कैसे होंगे, कैसे उनके लिए भर्तियाँ होंगी, क्या होगा, ये तमाम देखने वाली चीज़ें, क्योंकि इसके लिए भी एक मद खर्च होती है। अपराजिता जी, प्रदेश के अंदर 3 सबसे बड़ी समस्या जी हाँ, कुछ कह रहे हैं? सबसे पहले सब पाठक साहब कुछ कह रहे थे जी। विजय जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए विजय जी, जो आपने सीएम राइज योजना का यहाँ पर जिक्र किया है, निश्चित तौर पर इसमें ना सिर्फ हम इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेंगे बल्कि इंटरनेट फैसिलिटी भी देने का काम छात्रों को करेंगे। लगभग 35,000 शिक्षकों की नई नियुक्तियां प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार करने जा रही है और हमारा पूरा का पूरा फोकस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर रूप से प्रदान करने में और डेवलपमेंट के काम के माध्यम से मध्य प्रदेश में रोजगार का सृजन करने पर रहेगा। वित्तीय योजनाओं के साथ हमें बाजारों को भी बढ़ावा देने पर इस बजट में हम जोर देने वाले हैं। निश्चित तौर पर 7.5 करोड़ जनता के लिए 7.5 करोड़ जनता के लिए फायदा देने वाला बजट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, देखिए, मैंने फिर वही कहा, ये बड़ी बड़ी बातें सुनने में अच्छी लगती, कहने में अच्छी लगती। जनवरी में 3,000 करोड़ का कर्जा लिया गया। कोई भी स्कीम या कोई भी इम्प्लीमेंटेशन या फिर आप जो कह रहे हैं नियुक्तियां, ये तब हो सकती हैं अगर मध्य प्रदेश इस प्रकार कर्जे में डूबा ना रहे। नंबर 2, मैं बहुत खुश हूं कि यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा और पूर्ति भारतीय जनता पार्टी ने माना कि मनरेगा कितना काम आया कोरोना काल में, नौकरियां देना, सृजन करना, आय बढ़ाने के। जिस मनरेगा पे भारतीय जनता पार्टी सवाल उठाया करती थी, आज वही भारतीय जनता पार्टी हर प्लेटफॉर्म से कह रही है कि मनरेगा वो एक सिंगल मात्र स्कीम थी जिससे जो लाभदायक साबित हुई कोरोना काल में। तो यहाँ मनरेगा की बात करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। बात यहाँ पे करते हैं, एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, मध्य प्रदेश में कोरोना का टीकाकरण जो मुफ्त होना चाहिए था, जो बार बार जब इलेक्शन प्रॉमिस में कहा गया था कि मुफ्त देंगे, वो आज निजी अस्पतालों में 500 रुपए में टीकाकरण हो रहा है। इसका मध्य प्रदेश की जनता पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। और ये मैं कहना चाहती हूँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये एक महामारी का काल है। यहां पर आपको जनता के साथ खड़ा रहना पड़ेगा और टीकाकरण का जो मुफ्त वादा आपने किया था उसको पूरा करिए और जनता की यहां मदद करिए। बिल्कुल। इस बजट से जो उम्मीदें हैं, विजय जी मेरा संक्षिप्त जवाब सुन लें। वास्तव में जी कहिए।
विजय जी, वास्तव में कांग्रेस अखंड झूठ बोलने वाली पार्टी बन गई है। सबको मालूम है कि जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सिविल अस्पताल हैं मध्य प्रदेश के, सब में कोरोना का टीकाकरण मुफ्त किया जा रहा है और किया जाएगा। अगर मेरी मर्जी है, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहता हूं तो मैं स्वतंत्र हूं। तो मैं समझता हूं कांग्रेस के एक अखंड झूठ का पर्दाफाश जैसे जैसे टीकाकरण अभियान आगे बढ़ेगा होता चला जाएगा। चलिए, मैं उससे बात में जाऊंगा सर। आज कांग्रेस को सकारात्मक सुझाव देना चाहिए। वास्तव में बजट में स्वास्थ्य को लेकर क्या होगा उस पर अपन चर्चा कर लेंगे। आहूजा साहब इंतजार कर रहे हैं लंबे समय से, नाराज हो जाएंगे वो। आहूजा साहब, एक बड़ी बात ये कि जिस तरह से शिक्षा की बात हो रही, रोजगार की बात हो रही, रेवेन्यू स्ट्रक्चर तो डेवलप करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बार बार ये कह दें कोरोना काल था, कोरोना काल था, कोरोना काल था, आपके लिए नहीं था, बाकी प्रदेश के लिए भी था, तो बाकी प्रदेश भी अगर यही रोना रोएंगे तो कैसे काम चलेगा। और मध्य प्रदेश में चलिए, मैं आपको रोक रहा हूं। भदौरिया जी जो सहकारिता मंत्री कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं उनको। आदरणीय नंदू भैया, माननीय नंद कुमार चौहान साहब, खंडवा से सांसद हमारे बीच में नहीं रहे। वो 6 बार सांसद थे, 3 बार विधायक थे लगातार, शाहपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष थे। ऐसे नाबाद पारी खेलते खेलते आज हमारे बीच से चले गए हैं। चलिए, दुख व्यक्त किया उन्होंने, और साथ ही साथ अब मुझे लगता है सदन में बजट की भी तैयारी हो रही होगी। आहूजा साहब, जी सर, जिस स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, जिस बजट की हम बात कर रहे हैं, भाई बजट है, आपके पास योजनाएं हैं तो मद होगी तो खर्चा होगा, लेकिन प्रदेश कमाएगा कहाँ से, कर्जा कैसे पटाएगा, क्या और कर्जा लेगा, अगर और कर्जा लेगा तो भार प्रदेश पर ही आना है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। यदि हम केंद्र सरकार के बजट को देखें तो बजट की बेसिकली 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है रिवेन्यू कंपोनेंट, रिवेन्यू बजट, दूसरा होता है कैपिटल बजट। और यदि केंद्र सरकार के बजट पर हम बहुत ध्यान दें तो केंद्र सरकार ने इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर पर बहुत ध्यान दिया है। तो मुझे लगता है ये सरकार भी कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ज़्यादा ध्यान देगी। और यदि हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट मुझे लगता है सरकार बिल्कुल चूकेगी नहीं, क्योंकि सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे रोजगार को अब आगे बढ़ाना हो, चाहे विकास को आगे बढ़ाना हो, लेकिन एक चीज नहीं समझ पा रहा हूं मैं आहूजा साहब, ये जो आत्मनिर्भर पर बहुत ज्यादा फोकस है, जब से प्रधानमंत्री जी ने इस पर फोकस किया है, उसी को अगर मध्य प्रदेश भी अगर लागू करता है तो कैसे आगे बढ़ेगा। आत्मनिर्भर का मतलब ये है किसान भी आत्मनिर्भर हो, रोजगार भी सृजन हो जाए, उद्योग भी आत्मनिर्भर हो जाए। कैसे सरकार ये सब योजनाएं सरकार यदि ये सब योजनाएं लागू करना चाहती है तो मुझे लगता है सरकार के पास कोई चारा नहीं होगा। बाजार से सरकार को नया उधार लेना पड़ेगा, फिस्कल कंसोलिडेशन करना पड़ेगा सरकार की। यदि यदि जैसे मैंने पहले भी कहा कि यदि हम इस बार जो आपके सामने जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत हुआ उसमें सरकार की प्राप्तियां लगभग 8.05% कम हुई है, रिवेन्यू कम हुआ है, एक्सपेंडिचर सरकार का वही है। तो सरकार को इस रिवेन्यू को जो कम हुआ है इसको मीट करने के लिए बाजार से सरकार को उधार लेना पड़ेगा, तभी सरकार रोजगार की बात कर सकती है, कभी सरकार विकास की बात कर पाएगी, कभी सरकार स्वास्थ्य की बात कर पाएगी। यदि सरकार चाहती है कि मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर भारत बने तो पैसा सरकार को चाहिए, और पैसा सरकार के पास नहीं है तो पैसा सरकार को बाजार से लेना पड़ेगा यदि इन सब योजनाओं पर सरकार अमल करना चाहती है तो। जी, लेकिन जिस तरह से कोई चारा रहेगा नहीं यदि सरकार। बिल्कुल, एक दो चीजें हैं। मैं आहूजा साहब बहुत कम शब्दों में आपसे 20 सेकंड लूंगा और उसके बाद मैं फिर ब्रेक पर जाऊंगा। जी, 2 चीजें हैं। हमने ये देखा है कि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सेस पर सेस लगा हुआ है प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो कर है उसका निर्धारण ज़्यादा है, बाकी स्टेट की बजाय आप मध्य प्रदेश को देखें तो हर जगह कहीं ना कहीं करदाता परेशान है। आम आदमी भी टैक्स ज़्यादा दे रहा है, पेट्रोल डीजल की मैं बात कर ही चुका हूँ, गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब आम व्यक्ति जो होता है, आम व्यक्ति मतलब हम और आप में से ही होता है, और जो हमसे निम्न मध्यम परिवार का हो या बिल्कुल बॉर्डर ऑफ पुअर लाइन से नीचे हो, ये सारी चीज़ें उसे प्रभावित करती हैं। क्योंकि जिस तरह से केजी पाठक साहब कह रहे थे, आप जानते पाठक साहब लगभग आपके गैस के 1 करोड़ से ज़्यादा कनेक्शन होंगे, उज्ज्वला योजना के कितने कनेक्शन होंगे। आप सोचिए, जिनको आपने गैस बांट दी है अब उनके आप दाम बढ़ाए जा रहे हो। स्वाभाविक सी बात है कि जिन्होंने आपको वोट दिया उन्हीं पे आप कर का भार डाल रहे हो।
गया? क्योंकि फिर वो स्पीच ऑन हो जाएगी। अच्छा, वो तो फिर फिर आपको मुश्किल से चलिए, लगता है शायद उनसे संपर्क टूट गया हमारा। मैं अपराजिता जी आपके पास आता हूं। अपराजिता जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? विजय जी, आपकी आवाज नहीं आई मुझ तक। अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप बोलिएगा, अपना जवाब दीजिएगा। यस, आई कैन हियर यू। पाठक साहब, आप सुन पा रहे हैं? जी आ रही है, जी आ रही है। अब आप पूछिए प्लीज अपना जी। सवाल यही था कि नए, जी। मैं पाठक साहब आपके पास आऊंगा। कोई नए कर की बात नहीं हो रही है, ऑलरेडी इतना ज्यादा टैक्स है। क्या आपको लगता है कि सरकार, क्योंकि जिस तरह से कर्जा लेने की बात कर रही है और नए नए डेवलपमेंट की बात कर रही है, इसके लिए पैसों की जरूरत होगी, और पैसे आएंगे कहां से? सरकार अपना स्रोत कहां से खोजेगी? देखिए विजय जी, निश्चित तौर पर सरकार ने अपने आय के स्रोत बढ़ाने का काम भी यहाँ पर किया है। रेवेन्यू जनरेट करने का हम लगातार करते चले जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक तुलनात्मक बात यहाँ पर बताना चाहूँगा। जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2004 में आई थी, यानी कि उमा भारती जी मुख्यमंत्री बनी थी, तब मध्य प्रदेश का बजट हुआ करता था 21,000 करोड़, लेकिन कर्ज था लगभग 28,000 करोड़, यानी कि बजट से ज्यादा कर्ज था। और जब हम मध्य प्रदेश में सरकार कमलनाथ जी को सौंप कर गए, जो हमारा आखिरी बजट था 2018 का, वो था 1,02,000 करोड़ का। वो कर्ज था 70। देखिए, मेरी बात पूरी हो जाने दें विजय जी। हमने 1,02,000 करोड़ का बजट 2018 में पेश किया था और सिर्फ 73,000 करोड़ का हमारे ऊपर कर्ज था, यानी बजट से कर्ज हमने कम करने का काम किया था। तो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार निश्चित तौर पर, संसाधन वही है, सरकार वही है, अधिकारी वही है, प्रशासन वही है, लेकिन हमारी तरफ यह ध्यान देना होगा कि अगर मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री कन्यादान जैसी योजना बनाकर पिछली सरकार में बेटियों को वरदान बना सकती है, लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से बेटियों को वरदान बना सकती है, संबल योजना दे सकती है, किसान सम्मान निधि मोदी सरकार के 6,000 में 4,000 रुपये जोड़कर 10,000 रुपये प्रतिवर्ष कर सकती है, तीर्थ दर्शन योजना दे सकती है। तो इन्हीं साधन में, इसी संसाधन में कांग्रेस सरकार 70 सालों में क्यों नहीं कर पाई और बजट से ज्यादा कर्ज मध्य प्रदेश को क्यों देकर गई थी? सवाल बनता है। मेरे कुछ सवाल भी सुन लीजिए। जिन बच्चियों के लिए आप पूजन करते हैं, जिन बच्चियों के लिए आप पूजन की बात कर रहे हैं, उन्हीं की मैं आ रहा हूं। मध्य प्रदेश की बता रहे, 70 साल कहां से आ गए? 60 साल कर दीजिए उसको। नहीं, कहां से आप 60 साल कर दीजिए। इनका यही है। देखिए क्या है विजय जी, आज मध्य प्रदेश जिस प्रकार से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, विकास का पहिया जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में आगे बढ़ता चला जा रहा है। नहीं सर, ये विकास का पहिया आम आदमी पर मत चलाइए ना सर, उस पर टैक्स का भार मत चलाइए। 1 घंटे तक कि विकास कांग्रेस पार्टी अपने सकारात्मक सुझाव देगी। कांग्रेस पार्टी एक भी सकारात्मक सुझाव देने में मध्य प्रदेश में असफल। चलिए सर, हम सब साथ में बोलेंगे, मजा नहीं आएगा। जरा मैं अपराजिता जी को भी सुन लूं। आपको सुना मैंने, पाठक साहब जरा उनको भी सुन लें। अपराजिता जी, अगर आंकड़ों पे अगर पाठक साहब बात कर रहे हैं, तो आपके पास, मुझे लगता है आपके पास भी अपने पूरा आपका खाका तैयार होगा। देखिए विजय जी, यही बात होती है, ये आंकड़े दे चाहे गलत हो या सही हो, हम आंकड़े दे तो उस पे पलट के वार यही होता है। आंकड़े बिल्कुल सही है। आप सत्य को गलत ठहराने का अपराध नहीं कर सकती। थोड़ा सा संयम रह के मुझे भी सुनिए। बिल्कुल, हम आंकड़े दे तो आप ये नहीं कह सकते कि ये गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी तो झूठी पार्टी है, ये नहीं कह सकते। आप मेरी बात का जवाब दे दें। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना नहीं बनी क्या मध्य प्रदेश में? आप मेरी बात का जवाब दे दें। बोलने दीजिए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना मध्य प्रदेश में नहीं बनी क्या? हमने किसान सम्मान निधि में 4,000 रुपये बढ़ाने का काम नहीं किया गया? आप खंडन कर दें। हमने बोनस देने का काम किसानों को नहीं किया क्या? जो आप नहीं दे पाए, कमलनाथ सरकार ने बंद कर दिया। हमने सिंचाई का कन्या पूजन करती है, महिलाओं का सम्मान करती है, आप भी सम्मान करने दीजिए, बोलने दीजिए उनको। और उसके बाद कन्या राशि 51 से 28 आपने वापस कर दी। कन्याएं के लिए आप कितना काम करते? महिला अपराध, आप बेटियों की जब बात करते हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं भी आपको कुछ आंकड़े बताती हूँ। पहले आप कन्या, पहले मैं एक एक पहले आप कन्या राशि पर बात कीजिए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना पर आपने 51,000 रुपये झूठ बोलकर सरकार में आ गए। ये झूठ बार एक भी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में आपने 51,000 रुपए की राशि दी क्या? झूठ हम भी आपने राशि, ये तरीका नहीं है बात करने का। हम 28,000 रुपया देते थे, हमने मुख्यमंत्री विपक्ष को भी तो सुनिए। 51,000 हमने कर दिए।
आपने राशि 51,000 वापस 28 कर दी। देखिए मैं आपसे पूछ विजय रही जी, हूँ, विजय आपसे जी, मेरा 7 रुपए प्रश्न प्रति आपसे भी यूनिट है, बिजली का क्या इन्होंने 51,000 प्रति रुपये यूनिट एक भी हम देते नवदंपति थे। को दिए? प्याज की मैं आपसे पूछ रही हूँ, इतने दाम कैसे बढ़ गए? आपने मुझे उस चीज का सर, उनको 2 मिनट दे दीजिए। नवदंपति को अगर 51,000 रुपया इन्होंने दिया हो तो ये बता दें। बिल्कुल चलिए बताइए। सीधे आप दोनों से निवेदन है, रुकिए, विधानसभा चलते हैं।